हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं और यह इस सीरीज की 8वीं क्लास है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू है क्योंकि पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य मतलब फॉल्स है। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो असत्य है या फिर नहीं है, नॉट, तो इन पे अंडरलाइन कर लेना ताकि आप बाद में भूलो ना कि ये नॉट वाला है, ना कि सही वाला। कई बार क्या होता है, बच्चे जो सही ऑप्शन है आप देखने में लग रहा है पहला सही है तो टिक मार दिया, लेकिन हमें क्या ढूंढना था, फॉल्स वाला। इसलिए इसका ध्यान रखें। चलो, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, जिसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है। अब ये चार ऑप्शन देखो। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास करी होगी तो पिछली क्लासों में हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को डिस्कस किया है डिटेल में, और वहां से हम सीधा बता देते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ये गलत है। क्यों गलत है? कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी कब आई थी? 1956 में। और रिवाइज होकर कब आई थी? 2001 में ये रिवाइज हुई थी। ये हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा हम इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखेंगे हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक हायरार्किकल फ्रेमवर्क है जिसका काम क्या है, ये क्लासिफाई करता है एजुकेशनल लर्निंग को, ऑब्जेक्टिव्स को इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। मतलब जो ऑब्जेक्टिव है हमारे एजुकेशनल लर्निंग में, उनको उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी के आधार पर क्लासिफाई करता है और स्टेप्स में तोड़ता है। और ये हमें कई सारे स्ट्रक्चर बना के देता है कि इस स्टेप पे ये सीखना है, फिर ये बच्चा ये सीखेगा, फिर बच्चे की लेवल यहाँ आएगी, फिर बच्चा ऐसे करेगा। समझे? तो ये हमें एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक स्ट्रक्चरल वे देता है हमें, जिससे हम लर्निंग में और बेहतर कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए बहुत फेमस भी है। तो चलिए अब पहले देखते हैं ये डेवलप किसने किया था। बेंजामिन ब्लूम ने। और कब किया था? 1956 में। ठीक है, और ये क्या करता है? ये मदद करता है टीचरों की टू स्ट्रक्चर लेसन्स एंड असेसमेंट। मतलब जो लेसन है और जो असेसमेंट है उनको एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। वो बताया ना, स्ट्रक्चरल लर्निंग कराता है। स्ट्रक्चर में तोड़ता है बड़े बड़े लेसन्स को, और फिर उसके बाद हेल्प करता है हमारी बच्चों की डीपर लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में। और इसमें और देखते हैं अब ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है। ये 3 डोमेन के बारे में बताया था इन्होंने। कितने डोमेन्स के बारे में बताया इन्होंने? 3 डोमेन। कौन कौन से? कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इन तीनों डोमेन्स के बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, और इनके अलग अलग लेवल और स्ट्रक्चर दिए हैं इनमें। और इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस इनका कौन सा है? कोग्निटिव लर्निंग वाला। कोग्निटिव लर्निंग में इन्होंने 6 लेवल दिए हैं। 6 लेवल दिए थे। मोस्ट कॉमनली यूज है, हर जगह यूज होता है। अब 6 लेवल कौन कौन से हैं? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इवेल्युएटिंग एंड देन क्रिएटिंग। ये स्ट्रक्चर से दिया है इन्होंने। यह संज्ञानात्मक कौशल को 6 स्तरों में वर्गीकृत करता है। बुनियादी स्मरण से लेकर उच्च स्तरीय सोच तक। और इसमें भावात्मक और मनोप्रेषक डोमेन भी शामिल है। भावात्मक मतलब अफेक्टिव या फिर इमोशनल कह सकते हैं, और मनोप्रेरक मतलब साइकोमोटर। ठीक है, चलो अब थोड़ा और देखते हैं इसे अच्छे से। अब देखो, ब्लूम टेक्सोनॉमी मैंने बताया था पहले कब आया था? 1956 में। और उसके बाद रिवाइज कब हुआ? ये 2001 में। अब रिवाइज में क्या क्या चेंज आए वो देखते हैं। पहले तो देखो, ये था नाउन फॉर्म में, उसको इन्होंने क्या करा? वर्ब फॉर्म में करा। मतलब उसकी फॉर्म चेंज करी और कुछ नहीं। जैसे वर्ड्स चेंज हो गए। नॉलेज है, नॉलेज था पहले, उसको क्या कर दिया? रिमेम्बरिंग कर दिया। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ बढ़ाना, तो वही उसको अंडरस्टैंडिंग कर दिया। उसके बाद क्या करेगा? अप्लीकेशन में यूज करेगा उस नॉलेज को बच्चा, तो वो क्या है? अप्लाइंग में डाल दिया उन्होंने। उसके बाद क्या करेगा? अपने नॉलेज को एनालिसिस करेगा, तो एनालिसिस क्या कर दिया उन्होंने? एनालाइजिंग। अब यहाँ पे एक बड़ा चेंज और आया, वो क्या है? पहले है सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। मतलब पहले कुछ बनाएगा, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करेगा। इसको इन्होंने 2001 में क्या चेंज करा कि पहले बच्चा इवैल्यूएशन करेगा और फिर क्रिएट करेगा।
तो ये दो बदलाव हुए थे, इनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा और देखते हैं, बाकी डोमेन्स को भी देख लिया जाए। अफेक्टिव डोमेन यानी कि इमोशनल, जो हमारे इमोशंस से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, दिस डोमेन फोकसेस ऑन इमोशंस, वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड अप्रिशिएशन, ठीक है। इन चीजों पे डील करता है ये। मतलब वही इमोशंस है, हमारे वैल्यूज, एटीट्यूड्स, अप्रिशिएशन, ये सब होता है। चलो अब देखते हैं साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है? ये मूवमेंट से होता है हमारा। किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल, स्पेलिंग गलत हो गई, बताओ। फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। अब देखो, दिस डोमेन फोकसेस ऑन फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल। जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन, हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, उंगलियों से हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन है, फिजिकल मूवमेंट और मोटर स्किल्स है ये। मोटर स्किल होती है ग्रॉस मोटर स्किल, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है फाइन मोटर स्किल। फाइन मतलब जैसे हम उंगलियों को किस प्रकार यूज कर पा रहे हैं अपने लिखने में, क्या होता है? फाइन मोटर स्किल यूज होती है। उंगलियां घूम रही है हमारी। खेलने में क्या होता है? फुटबॉल खेल रहे हैं, पैरों से किक मार रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। चलिए अब इसके आधार पर हम अब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यह शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है ये, अभी हमने देखा। इसके बाद देखो, इसका प्रकाशन 1966 में हुआ है, तो गलत बता ही चुके हैं हम। यह बच्चों के बौद्धिक विकास में योगदान देती है, बिल्कुल सही बात है, कोग्निटिव डोमेन पे है ना ये। इसका नामकरण शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला, ठीक है। चलो, अगर आपको नॉलेज हो तो इजी हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? यानी कि जब हम पढ़ते हैं, रिसोर्स पढ़ते हैं, एजुकेशन शिक्षा पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा रिसोर्स सम्मिलित नहीं है? देखा, ये फिर से नहीं आ गया। तो नहीं वाले शब्दों को ना अंडर मार्क कर लो ताकि आपको याद। अब देखो, जल संसाधन, वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, सामग्री संबंधी संसाधन, यानी कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये। मतलब जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, ये मोस्टली एजुकेशन में नहीं पढ़ते हैं। हम मोस्टली एजुकेशन में ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में ना के बराबर पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो पानी पीने के लिए, खेती करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इनके बारे में हम ना के बराबर ही पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम बहुत पढ़ते हैं, मनी के बारे में, टैक्स के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। मटेरियल रिसोर्सेज सामान हो गया, मटेरियल थिंग्स हो गई, जो हम यूज करते हैं घर बनाने में, पेन, कॉपी, ये सब चीज़ें जो भी यूज होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानों के बारे में, ये तो हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ह्यूमंस के बारे में। इसमें भी हम चाइल्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सब क्या है? यही सब पढ़ रहे हैं हम। तो ये ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हम नहीं पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। एज अ टीचर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी एक वेबसाइट भी है, nas.government.in, अच्छी वेबसाइट है, कभी इस पर विजिट करिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर चलेंगे हम ऑप्शंस पे, ठीक है। तो देखो, नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? ये एक लार्ज स्केल असेसमेंट है, जो इंडिया में कंडक्ट किया जाता है। किस लिए कंडक्ट किया जाता है? टू इवेल्युएट, इवेल्युएट करने के लिए क्या? लर्निंग अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। और ये कौन कौन सी क्लास में करते हैं? बेसिकली 3, 5, 8, 10, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट एडेड हो, प्राइवेट अनएडेड हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल, इसमें इनका असेसमेंट होता है। कईयों को लगता है कि हर बच्चे का टेस्ट होता है, लेकिन नहीं, ये सिस्टम लेवल असेसमेंट है, नॉट एन इंडिविजुअल स्टूडेंट एग्जाम। इंडिविजुअल स्टूडेंट एग्जाम नहीं है ये। और इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब ये क्या है? आपका स्कूल में, आपके जिले में, आपके शहर में, या फिर अपने देश में जो इफेक्टिवनेस है एजुकेशन सिस्टम का, वो कैसा है? इफेक्टिव है कि नहीं? उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, नई पॉलिसी चाहिए हमें, या फिर नए रिफॉर्म्स चाहिए? ये सब बताने के लिए हमें ये असेसमेंट मदद करता है। अब देखते हैं ये किसके द्वारा किया जाता है। एनएएस इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी के अंडर आता है, एनसीईआरटी कराती है, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब देखो, इसका पर्पस क्या है? एनएएस हेल्प आइडेंटिफाई लर्निंग गैप। लर्निंग गैप जो है ना,
और फिर पॉलिसी बनाने पॉलिसी डिसीजन में ये हेल्प करेगा, बताएगा आपको कहाँ कमी है और उसके हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनानी चाहिए। का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट देखो, जो फाइंडिंग्स आती है इससे इससे हम क्या कर सकते हैं, जो पता चलता है कि जो कमियां हैं उससे हम अपने लर्निंग को सुधार सकते हैं। कौन कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंडिविजुअल टेस्ट है? तो नहीं, ये इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है। ये क्या है? ओवरऑल हेल्थ देखता है, मतलब ओवरऑल थर्ड क्लास के बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है, टीचर्स कैसा कर पा रहे हैं, उस स्कूल की क्या परफॉर्मेंस है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा चल रहा है एजुकेशन, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल, ये बताता है हमें। थोड़ा और समझते हैं इसे। अब देखो, तो ये टेस्ट वर्क कैसे करता है। देखो, पहले तो क्या करते हैं, सैंपल सिलेक्शन। पहले सैंपल लेते हैं कि हाँ भाई, हर क्लास से हमें 10 बच्चे दे दिए इस स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे 5 स्कूल ले लिए हर क्लास से, उसमें से तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं के लिए फिर 10 10 बच्चे ले लिए। अब इनसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और टीचर्स भी देखो, असेसमेंट टूल्स क्या है इनके पास, टेस्ट आइटम है, क्वेश्चनियर, क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से, टीचर से और स्कूल प्रशासन से। उसके बाद क्या होता है, फिर ये इन डाटा को एनालिसिस करते हैं, उससे ये रिपोर्ट बनाते हैं नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पे, कि देश की क्या स्थिति है, इस राज्य की क्या स्थिति है और इस राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की क्या स्थिति है। ठीक है, और उसके बाद उस फीडबैक पे इम्प्रूवमेंट के लिए नई पॉलिसी, नए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और इन्फॉर्म भी किया जाता है डेवलपमेंट के लिए। आगे तक बात पहुंचाई जाती है कि इसमें हमें ये डेवलपमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम इन सब से क्या समझ सकते हैं? संक्षेप में माने तो एनएसएएस भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो विद्यार्थियों के सीखने की समग्र तस्वीर उपलब्ध कराता है तथा उन क्षेत्रों की पहचान कराता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, अब देखो, एक बार एनएएस की साइट पे ले चलता हूँ आपको। हम देखो यहाँ पे क्या है, पूरा इंडिया का मैप दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप पूरे इंडिया की हेल्थ देख सकते हो, एरिया कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, लिटरेसी रेट देखो इंडिया का, ये 2021 में हुआ था लास्ट टाइम, 2017 में शुरू हुआ था, उसके बाद 2021 में हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 25 में भी होगा। तो देखो, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, टीचर्स कितने हैं देश में, और चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या चल रहा है, मतलब 1000 बॉयज पे देश में 919 लड़कियां हैं। और इनमें हर स्टेट पे टच करोगे तो आप उस स्टेट का भी जान सकते हो। जैसे कि मान लो दिल्ली पे क्लिक करा मैंने, अब देखो एनसीटी ऑफ दिल्ली का दिखाएगा, एरिया दिखा रहा है, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, टीचर कितने हैं स्टेट में और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। ठीक है, तो आप कभी भी इस साइट पे विजिट करोगे तो आप ये सब देख सकते हैं आराम से। चलिए, तो चलिए, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारा किसकी स्मृति में मनाया जाता है? जाकिर हुसैन, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो रफ कर होना लगेगा कि चारों सही है। तो इसका आंसर क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये होगा सही आंसर। ये कौन है? ये वो अब्दुल कलाम नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है ये, कईयों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं है। ठीक है, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब ये कौन थे? ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के बर्थडे पे हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद करने का सिंपल तरीका है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, और उसमें इसे रिकमेंड किया गया था। तो इसको लागू कब कर दिया गया? 1987 में इसे लागू कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा बी। लेकिन एक बार हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? स्कीम लॉन्च्ड इन इंडिया 1987 एज पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एनपी आया था 1986 में। तो उसमें कहा गया था कि टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल्स, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए और उसमें एसेंशियल फैसिलिटीज ऐड करने के लिए कहा गया था। इसीलिए हमने लॉन्च करी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब देखो इस स्कीम का पर्पज क्या था, स्कीम्स प्राइमरी गोल क्या था इसका, टू एड्रेस लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी देश में नहीं था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और रिसोर्सेज भी बिल्कुल नहीं थे, इसलिए प्राइमरी स्कूल्स जितने भी थे अक्रॉस इंडिया उन सब में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की बिल्कुल भारी कमी थी।
तो इसलिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड फोकस किस पे फोकस किया है? 2 क्लास उसने कहा कि हर स्कूल में कम से कम प्राइमरी के लिए कम से कम 2 क्लासरूम ज़रूर होने चाहिए और एसेंशियल टीचिंग और लर्निंग मटेरियल भी होने चाहिए जैसे मैप, चार्ट, टॉयज, स्पोर्ट्स, चॉक, डस्टर ये सब ज़रूर होने चाहिए और उन्होंने कहा था कि प्राइमरी टीचर्स के लिए कम से कम 2 टीचर्स ज़रूर होने चाहिए जिसमें से 1 वुमन होनी चाहिए ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रहे। ठीक है? चलिए, ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैक हुआ। तो अब इसका आंसर हम इजीली देख सकते हैं 1986 होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन भी है और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो हम इजीली इन 4 ऑप्शन को पढ़ के भी कर सकते हैं। जैसे कि देखो, समझे सीखे एक कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम कौन सा कार्यक्रम है? इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। देखो, समझे सीखे कार्यक्रम क्या है? बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए एक पहल है जिसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करना है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे सोचने, समझने और स्वयं करके सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, और ये कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? बिहार शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना। और इसमें कुछ 20 पॉइंट दिए गए हैं जिनको हर स्कूल में फॉलो करने हैं। अब वो 20 पॉइंट्स क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। विद्यालय समय से शुरू हो, बंद हो, समय से चेतना सत्र का आयोजन, हर एक बच्चा एवं शिक्षक विद्यालय के समय विद्यालय में उपस्थित रहे, ये सब बहुत सारी चीजें। इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर फिर भी इसको पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन करने में आसान है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वैसे तो इस क्वेश्चन में हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 सूचकों में नहीं है? देखो, विद्यालय समय से शुरू एवं बंद ये तो था उसमें। कक्षा 1 के लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित पूर्णकालिक शिक्षक, मतलब क्या है? फुल टाइम टीचर होना चाहिए, स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब फॉर क्लास 1। क्लास 1 के लिए तो फुल टाइम टीचर होना ही चाहिए। ठीक है, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। देखो, ये तो हमें वैसे ही नेगेटिव मिल गया पॉइंट, वैसे ही नेगेटिव पॉइंट मिल गया, हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंतिम घंटी में खेलकूद, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधि, अगर इसमें भी डाउट हो तो आप उसको देख सकते हैं। अंतिम क्या था? अंतिम पीरियड में जो है खेल वेल का हो, देखिएगा अंतिम घंटी में खेल कूद, कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियां। अब ये पॉजिटिव पॉइंट ही है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? बस एक ही है, यही आंसर है हमारा। बच्चों को सिर्फ लिखित आकलन, ये तो गलत है ना। ठीक है, चलिए, कॉमन सेंस से भी कई क्वेश्चन हो जाएंगे, बस थोड़ा सा माइंड एक्टिव रखना है एग्जाम में। चलो, घबराना नहीं है कि समझे सीखे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शंस पढ़ो, कई बार ऑप्शन से ही क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियां भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी? मतलब एक बच्चा है राजू, उसने क्या है? आर्टिकल लिखा मेरा विद्यालय, और उसमें गलतियां हैं। मीनिंगफुल आर्टिकल इज मीनिंगफुल, मीनिंगफुल है मतलब अर्थ तो है उसमें, लेकिन गलतियां क्या है? ग्रामेटिकल एरर्स। विच कमेंट, अब तुम उसको क्या बोलोगे कि आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफी कमजोर है? अब देखो, बच्चे के लिए नेगेटिव है, बच्चे को अप्रिशिएट करना सीखना है हमें। लेख लिखने के लिए पूर्ववर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर ले, यानी कि तुम्हारी नॉलेज नहीं है, तुम्हें पहले से नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, ये भी गलत है। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को ये क्या करेगा? इसे पॉइंट क्या कर रहे हैं? डिमोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को। हमें अप्रिशिएट करना सीखना है, बच्चों की गलतियों में भी हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियां हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। अब देखो कितना अच्छा पॉइंट है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं, यानी कि द ऑथर ऑफ पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड। पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड की किताब है, ये किसने लिखी है? ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छी है। ये लिखा है हमें पॉलो फ्रीयर ने। किसने लिखा है? पॉलो फ्रीयर ने। और इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी बहुत फेमस है। इनके बारे में अगर हम फुल डिस्कस करने लगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो देखो, ये क्या है? पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इन्होंने क्या है? पॉलो फ्रीयर, ये ब्राजीलियन एजुकेटर थे। ये क्या है? ब्राजीलियन एजुकेटर थे।
लेकिन 1964 में क्या हुआ? 1964 में ब्राजील में हो गया तख्ता पलट, तो वहां से ये देश छोड़ के भाग आए। और इन्होंने बाद में किताबें लिखी कुछ, जो इनकी पहली किताब थी वो थी प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और जो पहली किताब थी वो किस में लिखी थी? पोर्टुगीज में लिखी थी। और जो पहली किताब जो इनकी ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट हुई पहली किताब, वो कौन सी थी? वो थी पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। और पहली किताब ही फेमस हो गई क्योंकि इन्होंने इसमें बताया था कि जो ओप्रेस्ड लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, अब उनके बारे में हम उनको कैसे पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाया जाए ताकि उन्हें हर्ट भी ना हो और वो ऑपरेशन के बारे में सीख भी सकें। क्योंकि उन्होंने क्या देखा था कि जो करंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो कैसा है, वो लोगों को इकट्ठा लाने की बजाय लोगों में पार्टीशन बढ़ा रहा था, लोगों को खुद से ही नफरत करा रहा था, भेदभाव करना सिखा रहा था, भेदभाव के बारे में भी भेदभाव करके पढ़ाया जा रहा था। तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने बताया कि ओप्रेस्ड की पेडागोजी कैसे पढ़ाई जाए उन्हें। और ये बहुत सक्सेसफुल साबित हुई और एक टाइम पर इसे बैन भी करना पड़ा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर दिया था। ठीक है, चलिए इतना इसके बारे में काफी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां, शिक्षक साथी है। शिक्षक साथी यानी कि शिक्षक साथी क्या है? अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी है एक तरह से, क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट तो दिया ही नहीं है शिक्षक साथी किस लिए है क्या है। तो लेकिन फिर भी हम इसको, इसके बारे में तीन चीजें हैं। देखो, शिक्षक साथी एक तो टीचर कंपेनियन है, मतलब कि शिक्षक साथी का मतलब वो है कि जो हमारे क्या है, रिटायर्ड टीचर्स हैं या फिर जो मेंटोर्स वाला प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि टीचर्स जो है गाइडेंस और सपोर्ट देते हैं अदर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को, ताकि उन्हें हेल्प मिले। नए एजुकेटर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस एजुकेटर्स से हेल्प मिलती है। एक तो ये है टीचर कंपेनियन। दूसरा क्या है, लर्निंग फैसिलिटेशन मैनुअल। अब ये क्या है, शिक्षण सुविधा मैनुअल। ये एक मैनुअल भी है शिक्षक साथी, जो टीचर्स की हेल्प करती है फैसिलिटेट लर्निंग, मतलब लर्निंग में गाइडेंस प्रोवाइड करने में और क्रिएटिव इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट और एक्टिविटी कराने में टीचर्स की मदद करती है। इस मैनुअल का उपयोग किया जाता है। तो ये एक मैनुअल भी है और शिक्षक साथी नाम का एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। ये क्या है, दिस इज ए स्पेसिफिक इनिशिएटिव बाय टीचर्स ऑफ बिहार। इसमें एम क्या है कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं ऑल स्कूल, सभी स्कूल जो बिहार के, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ्री वेबसाइट और एजुकेशनल रिसोर्स डालने की कोशिश करें। मतलब बिहार के जो टीचर्स हैं वो सब क्या चाह रहे हैं, सभी स्कूल के रिसोर्सेज को एक साथ एक ही वेबसाइट पर लाया जाए और कनेक्ट किया जाए। ये भी एक चल रहा है, इसकी पहल भी चल रही है। इसकी मैं पोस्टर दिखाता हूँ आपको वेबसाइट की। देखो, टीचर्स ऑफ बिहार द चेंज मेकर्स की एक अनुभव पहल, प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। इसमें क्या है, बिहार के विद्यालयों के लिए डिजिटल क्रांति, हर विद्यालय के लिए निःशुल्क वेबसाइट, प्रधानमंत्री पोषण योजना, कैलकुलेटर पोर्टल, इंटरैक्टिव शैक्षिक टूल्स, शिक्षण में तकनीकी नवाचार, ये सब चीजें हैं, इनको डिजिटली कनेक्ट किया जा रहा है। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है इसका उपयोग। शिक्षक साथी, शिक्षण सहयोग संदर्शिका, शिक्षक सहयोग संदर्शिका, यानी कि लर्निंग फैसिलिटेशन मैन्यूल है या फिर टीचर फैसिलिटेशन मैन्यूल। तो उन्होंने क्या पढ़ा था, LFM है, यानी कि लर्निंग फैसिलिटेशन मैन्यूल, मतलब टीचर्स की जो हेल्प कर रहा है वो वाला मैन्यूल है ये सही आंसर हो सकता है। और देखते हैं, नॉन गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स, ये भी नहीं है। एजुकेशनल जर्नल, जर्नल भी नहीं है। ये क्या है, मैनुअल है। तो इसको यहाँ मैनुअल के संदर्भ में दिया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो मैनुअल है लेकिन फिर भी ये तीनों पॉइंट भी याद रखें, क्या पता कई बार अगली बार किसी और चीज पे पूछ लिया जाए क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? मतलब क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वो राइट है जिसके आधार पर हर सिटीजन को एजुकेशन मिलनी चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है, एजुकेशन क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ये हमारा हो गया सही आंसर, मूल अधिकार। हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आ सकता है, लेकिन जब एजुकेशन के बारे में पूछा है तो हम इसे एजुकेशन में भी ले सकते हैं। तो एक बार हम अपने फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, constitutional remedies, cultural and educational right, right to freedom of religion, right against exploitation और right to freedom। ये सभी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। चलिए अब चलते हैं हम। चलिए, इसी के साथ हमारा 20वां क्वेश्चन था यहाँ, इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो कृपया इसे लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियो बनाते रहने का। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।